मिस्टर क्रिएटिव प्रोवाइडेड फॉलोइंग डिटेल्स फॉर लेटेस्ट टैक्स ईयर। लेटेस्ट टैक्स ईयर का मतलब है जो साल अभी अभी खत्म हुआ है, जो भी साल है। Income from salary 4 million. Five years ago, 5 साल पहले क्रिएटिव हैड परचेज 20,000 शेयर्स। क्रिएटिव ने 20,000 शेयर खरीदे थे of ₹10 each of an unlisted public company at 140 per share। जी, अब आप मुझे बता दें कि कॉस्ट ऑफ शेयर 10 है या 140। फिर ये 10 क्या है? हाँ, 10 को अंडरलाइन करके फेस वैल्यू या पार वैल्यू। जब आप शेयर खरीदते हैं तो उसके फेस पे एक वैल्यू लिखी होती है। तो जब आप कंपनी से पहली दफा जिंदगी में शेयर खरीदते हैं तब तो 10 रुपए का मिल जाता है। लेकिन मेरी बात सुन रहे हो? लेकिन जब आप शेयर मार्केट में लॉन्च हुए हुए कई अरसा हो चुका हो या आप किसी और बंदे से खरीद रहे हो, किसी पुराने शेयर होल्डर से खरीद रहे हो, तो वो कहता है 10 रुपए का शेयर तो उस वक्त जब कंपनी बनी थी, अब तो कंपनी की वर्थ जरा ज्यादा होगी भी है। तो इसने लिखा भी नहीं कि मैंने 10 रुपए का खरीदा है, इसने क्या लिखा है? शेयर ऑफ 10 एट द रेट ऑफ 140। तो व्हाट इज माई कॉस्ट ऑफ शेयर? 140। आफ्टर 1 year ऑफ एक्विजिशन, खरीदने के 1 साल बाद, यानी 4 साल पहले, 4 साल पहले की बात बता रहे हैं। पढ़ें, शुरू से पढ़ें। 5 years ago, 5 साल पहले 140 रुपए का शेयर खरीदा था। आफ्टर 1 year ऑफ एक्विजिशन, खरीदने के 1 साल बाद, यानी कितने साल पहले? 4 साल पहले। ही रिसीव 8,000 बोनस शेयर्स फ्रॉम कंपनी हैविंग अ फेयर वैल्यू ऑफ 8,000 बोनस शेयर इसको मिले। उसकी मार्केट में कीमत क्या थी? 142। ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर, इस साल, लेटेस्ट का मतलब होता है जो अभी खत्म हुआ है। ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर, अभी अभी जो साल खत्म हुआ है, he sold 75% ऑफ बोनस शेयर्स। 75% ऑफ बोनस शेयर्स। बताएं 20,000 वालों में से बेचे या 8,000 वालों में से? 20,000 वालों में से नहीं बेचे, 8,000 वालों में से बेचे हैं। ओके, नाउ वर्किंग नंबर 1, एक सफा छोड़ के, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन या सिक्योरिटीज? जी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ओके, गेन ऑन प्राइवेट कंपनी शेयर्स। नहीं, प्राइवेट तो नहीं है, पब्लिक अनलिस्टेड है। हाँ, टैक्स की नजर में प्राइवेट है। अ कंपनी विच इज नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी इज अ, तो इसको प्राइवेट कंपनी आप लिख सकते हैं। अब पब्लिक अनलिस्टेड पे लिखने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग, इफ यू टॉक अबाउट द लॉ एज पर डेफिनेशन, इट इज अ प्राइवेट कंपनी।
क्योंकि पब्लिक की चारों चीजों पे पूरी नहीं उतर रही, ना फेडरल गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हुए, ना फॉरेन गवर्नमेंट ने, ना स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो किसी शर्त को पूरी नहीं करी, इसलिए इसको बड़ा कॉन्फिडेंटली प्राइवेट कंपनी कहा जा सकता है एज पर द डेफिनेशन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अपने आप को कंपनी पब्लिक कहती रहे। इससे साबित होगा कि कैपिटल गेन है, सिक्योरिटीज नहीं है। अच्छा जी, गेन का फॉर्मूला A माइनस बी, वेयर इज द कंसिडरेशन। जी भाई, बोनस शेयर कितने हैं? 8,000। इसमें से कितने % बेचे? यानी 6,000 बेचे। अच्छा, कितने का बेचा? बोनस शेयर की एज्यूम्ड कॉस्ट 142 इंटू 6,000। आप लोगों ने पेपर में टाइम जाया ना किया हो, पहले 6,000 को 145 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 6,000 को 142 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कीप इट सिंपल, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। जी भाई, स्लो में इधर हो जाए, 2 बंदों की जगह बना लें, आप भी आगे आ जाए। और ये बैग उठा दो। ओके जी, एक मिनट, लेट मी सी द होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड ना 5 years बैक नहीं है, होल्डिंग 1 years बैक भी नहीं है मेरे भाइयों, 1 years बैक भी नहीं है। होल्डिंग पीरियड 4 साल है, 4 साल है। कैसे? क्या लिखा हुआ है? 5 years अगो 20,000 खरीदे थे, फिर कंपनी ने तोहफे में 8,000 दिए। ये तोहफे वाले शेयर कितने साल पहले मिले थे? 4 साल पहले। तो अब बेचे किन में से? बोनस वालों में से या ओरिजिनल में से? तो बोनस वाले खरीदे कितना अरसा हो गया? हाँ, सर्फ एक्सेल से कपड़े धो के आया करें, फिर सही जवाब दिया करेंगे आप। इनटू 75%। जी बोले। मैंने सैलरी में क्यों नहीं वर्किंग की? क्योंकि एक ही फिगर गिवन है, वरना वर्किंग कर लेता। और भी ला दो। कितने लोगों के पास सवाल नहीं है ये वाला? 20-25 कॉपीज ला दो। और लास्ट रो में बैठ जाए। ही सोल्ड अ ज्वेलरी एट अ लॉस ऑफ 50,000। अच्छा, अब क्या लिखेंगे? नोट बना के लिख दें या बस इधर ही लिख दें लॉस ऑन ज्वेलरी? नोट बना के नहीं, अवॉइड करने हैं, जितना हो सके आप इधर ही करें। अगर अनलेस के स्पेसिफिकली कहो कि इंग्लिश में नोट लिखें, जब पेपर में कहो फिर ठीक है, वरना इधर ही एडजस्ट करें। ज्वेलरी कैपिटल गेन में जाएगी, लेकिन आपको पता है ज्वेलरी का लॉस नॉट अलाउड। अच्छा, ये न्यूमेरिकल का फॉर्मेट तो मैं नहीं बना रहा, बट न्यूमेरिकल के फॉर्मेट के एक्सट्रैक्ट्स आपको बना देता हूं। टोटल इनकम इससे ऊपर पड़े होते हैं सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। टोटल इनकम, इसमें से 4 चीजें लेस होती हैं। डिडक्टेबल वो 4 है, फिर आ जाती है टैक्सेबल इनकम, फिर टैक्सेबल इनकम के बाद टैक्स आता है नॉर्मल टैक्स इनकम्स का,
ये चारों नॉर्मल है। ग्रॉस ये पेज 34 35 पे जाके निकलता है, और ये पेज जो टेबल 1 टेबल 2 बड़े बड़े से हैं वहां से निकलता है, ये टैक्स आ जाता है। इसमें से माइनस करते हैं टैक्स क्रेडिट। वो दो किस्म के होते हैं, फॉरेन और 61 से 63। ये जो टैक्स आ जाता है इसको कहते हैं नॉर्मल टैक्स का टैक्स, नॉर्मल टैक्स। लेकिन नेट टैक्स क्रेडिट इसमें से माइनस हो गए। उसके बाद आपने ऐड करना है टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। वो 3 है, 1 2 3। इनकम प्रॉपर्टी, गेन ऑन सिक्योरिटीज और गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ ओपन प्लॉट या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ये ऐड हो जाता है। फिर एक और टैक्स ऐड होता है टैक्स ऑन फाइनल टैक्स। ये हमारे सिलेबस में एक ही मिसाल है इसकी, डिविडेंड। ये टोटल टैक्स निकल आता है। इसमें से कुछ चीजें माइनस होती हैं, उसको छोड़ें अभी। तो व्हाट इज अ ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स? हेड्स ऑफ इनकम विल गिव यू लेस डिडक्टेबल अलाउंसेस, टैक्स लेस टैक्स क्रेडिट्स इज इक्वल टू नेट टैक्स, एड टैक्स ऑन फाइनल टैक्स। अब जब हम सवाल पढ़ रहे होंगे तो पढ़ते हुए हम हाईलाइट करते रहेंगे, ये हेड ऑफ इनकम है, ये डिडक्टेबल अलाउंस है, ये टैक्स क्रेडिट है, ये सेपरेट ब्लॉक है। बस ये 4-5 मोटे मोटे नाम, हेड्स ऑफ इनकम, डिडक्टेबल अलाउंस, टैक्स क्रेडिट, सेपरेट ब्लॉक। ये अब आइडेंटिफाई करते रहेंगे हम। पूरा सवाल अब पढ़ लें। असल में पूरा सवाल पहले पढ़ना था, फिर सवाल कराना शुरू करना था। दरमियान से बांटना शुरू करें। दरमियान से, इधर से, बिल्कुल शुरू से। हाथ ऊंची से खड़ा रखें जिसके पास सफा नहीं है। सेकंड रो में, फर्स्ट रो में भी दे दें इधर। एक फर्स्ट रो में, ओके। अच्छा, अब एक काम करें, हेड्स ऑफ इनकम तो लिखने की जरूरत नहीं है। ए के ऊपर लिखें इनकम फ्रॉम सैलरी, बी के ऊपर लिखें इनकम फ्रॉम, लेफ्ट साइड पे लिखना है, लेफ्ट साइड पे लिखना, ताकि एक रो में नजर आ जाए। इनकम फ्रॉम सैलरी, बी पे इनकम फ्रॉम, सी पे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। पॉइंट डी ई एफ, ये एक एक करके पढ़ते हैं अब हम। ही वन अ कार इन अ कॉम्पिटिशन हेल्ड बाय सितारा मोटर लिमिटेड फॉर द प्रमोशन ऑफ इट्स बिक्री। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गड्डी वॉज 850,000। जी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दी है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, फेयर मार्केट प्रॉपर्टी माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। नहीं, ये एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी नहीं दी भाई, ये सितारा मोटर ने गाड़ी दी है फॉर प्रमोशन ऑफ इट्स सेल इन अ कॉम्पिटिशन हेल्ड। तो भाई ये अदर सोर्स के चैप्टर में लिखा हुआ था। और पॉइंट का नंबर क्या था? एज तो नहीं था, एज था, चले हो सकता है एज ही हो। किताब अगर खुली हुई है तो फिर आप बता सकते हैं सही। पेज नंबर कौन सा निकालें? 224। हाँ, कौन सा पॉइंट है? एज पॉइंट है, ठीक है। टू 224 पे एज पॉइंट अंडरलाइन करें, प्रमोशन ऑफ इट सेल। साथ वाले को किताब खोलने के लिए रखा हुआ लगता है आपने, ओके। चल ठीक है, दो बंदों के पास एक किताब काफी है, किताबों का रश नहीं डालना। जी, ये कौन सी इनकम है? और भी हो सकती हैं कोई। फिर सैलरी,
इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कार 1 जीती जी, कार जीती कितने की? क्रिएटिव पूरी गड्डी ले आए जी, टायर भी साथ है। ही जल्दी करें ना आगे। He received a cash loan of 50,000 from his friend. By loan, gift, advance or deposit for issuance of shares. ये 4 चीजें कैश में लेना जुर्म है जी। कैश लोन, ये एक आसान तरीका लिखने का, अच्छा तरीका लिखने का, एग्जामिनर पे प्रेशर डालने के लिए। लोन रिसीव्ड अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक और बैंकिंग चैनल, वो आश्वस्त कर उठेगा। ये लेंथी तरीका लिखने का, लेकिन इसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होंगे। लोन रिसीव्ड अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक और बैंकिंग चैनल जी। सेक्शन का रेफरेंस दे दें, सेक्शन 39 का 3 था, 39 का 3 है, किताब खुली हुई है ना, उसी सफे पे है जी। 50,000। अब मंडे को आप ये बहाना नहीं मार सकेंगे कि न्यूमेरिकल पूरा कोई कराया नहीं हुआ था और पेपर में दे दिया। अब तो करा दिया गया, अब अगले टेस्ट के अंदर ये बहाना नहीं चलेगा। ओके, he earned business income of 7 lakh from Japan where he paid foreign tax of 120,000। तो ये तो और कोई इनकम आ नहीं रही, तो अच्छा मैं एब्रिविएशंस यूज कर रहा हूं, इजाजत नहीं है इसकी वैसे पेपर में। इनकम कैपिटल गेन वर्किंग 1, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वर्किंग 2, इनकम फ्रॉम बिजनेस जो फॉरेन सोर्स है वो मैं ऐसे ही लिख लेता हूं क्योंकि इसमें और कोई आगे ब्रेकअप नहीं है। 7 लाख, लेकिन पॉइंट नंबर एफ के लेफ्ट पे आपने सिर्फ IFB नहीं लिखा इनकम फ्रॉम बिजनेस, आपने लिखा IFB प्लस FTC, ताकि याद रहे। इस पे टाइम आने पे फॉरेन टैक्स रेट देने। अगर एक एडजस्टमेंट में 2 चीजें छुपी हो, दोनों को लिखें। ये रीडिंग टाइम में लिखने हैं आपने पेपर में, रीडिंग टाइम में पेपर में IFB प्लस FTC, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्लस फॉरेन टैक्स रेट। ये छोटे छोटे हिंट लिखते रहने हैं। अब आपको भूलेगा नहीं फॉरेन टैक्स रेट देना। जी फॉर गोट, बकरा। A house owned by Mr. अब ये 1,20,000 का मैंने कुछ नहीं किया, टाइम आने पे करूंगा, सबका टाइम आना है। ओके, A house owned by Mr. Creative had been rented out by him at a monthly rent of, the lease expired on 31 दिसंबर। साल के आखिरी दिन लीज एक्सपायर हो गई। से यस और नो? नो, साल के मिड में, साल के मिड में लीज एक्सपायर हो गई, क्योंकि 30 जून हमारा ईयर एंड होता है। इस सवाल में लिखा नहीं हुआ रिक्वायरमेंट में, तो जब सवाल खामोश होगा तो ईयर एंड 30 जून ही होगा। लीज एक्सपायर हो गई 30 जून को, सॉरी 31 दिसंबर को। द लीज एक्सपायर्ड ऑन 31 दिसंबर। क्रिएटिव रिफ्यूज टू रिन्यू द लीज। पुराने किराएदार ने कहा क्रिएटिव, तू क्रिएटिव है यार, प्लीज कुछ अपने नाम की हया कर और यही घर हमें दे दे लीज पे। जाओ, शर्म नहीं आती, जाओ, मैं दे दो तुम्हें घर पे किराए पे, जाओ। रिफ्यूज टू रिन्यू द लीज इन स्पाइट ऑफ टेनेंट्स ऑफर। कहानी इधर कर, ऑफर तो सुन, 10% किराया बढ़ा देता हूं, तू भाई है मेरा, 55,000 लेता हूं, लेकिन इंग्लिश दोबारा पढ़े। क्रिएटिव रिफ्यूज टू रिन्यू इन स्पाइट ऑफ। अगला बंदा कहता रहा किराया 10% बढ़ा दूंगा, वो कहता नहीं देनी, नहीं तुझे घर नहीं दूंगा। जाते हुए
पुराने किराएदार ने कहा यार ये नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट मेरा वापस कर, तो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट 3 लाख की पुराने किराएदार को आपको वापस करनी पड़ी जो उससे 2 साल पहले आपने ली थी। अच्छा ये चक्कर था। द हाउस वॉज इमीडिएटली लीज्ड टू हिज कजन। 1 जनवरी को उसका कजन अमेरिका से वापस आया, मिसाल दे रहा हूं, अमेरिका में लिखा हुआ है 1 जनवरी को उसका कजन अमेरिका से वापस आया था। उसने कहा था क्रिएटिव घर हो तो तेरा, इसलिए इसने पुराने किराएदार को घर से निकाल दिया। हालांकि वो ऑफर कर रहा था कि मैं किराया बढ़ा देता हूं। ओ तेरी खैर, किराया भी कजन से हमने सिर्फ कितना लिया 48,000। पुराने से कितना किराया ले रहे थे, कितना मिल सकता था? हाँ, पुराने से कितना ले रहे थे, पुराने से कितना मिल सकता था 55। पुराना हमारा यार था, पुराना हमारा जानने वाला था नहीं, पुराना कोई मार्केट का बंदा होगा, कोई भी एबीसी आया होगा। लेकिन नया तो भाई चाचूस पुत्र है, नया तो जो है वो चाचे का बेटा है, इसलिए उसको हमने 48,000 में घर किराए पे दे दिया। विदाउट एनी सिक्योरिटी डिपॉजिट लुट मची हुई है। उससे नए से हमने कोई एडवांस भी नहीं लिया। ओके, अब आप बता दें वर्किंग नंबर 3। जी मोहतरम, अच्छा मैं आगे ना घर से सवाल पढ़ के आया हूं, आगे कैपिटल गेन और अदर सोर्स कोई नहीं है, इसलिए मैं इसके सब टोटल्स करके यहाँ पोस्ट कर रहा हूँ और पोस्ट करके इसको मिटाने लगा हूँ ताकि चिट्टे बोर्ड पे जगह बच जाए। वरना अगर अदर इंफॉर्मेशन में कुछ और होता तो हम अभी इसके टोटल ना करते। असूल ये है कि आपने इसके टोटल नहीं करना, आपने इसको छोड़े रखना है सवाल के एंड तक, या अगर रीडिंग टाइम में आपने इनकम्स पकड़ ली हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप उसके मुनासिब जगह देख के छोड़ देंगे। लेकिन ये पागलों की तरह नहीं करना कि सैलरी के लिए एक सफा, बिजनेस के लिए एक सफा, कैपिटल गेन के लिए एक सफा, अदर सोर्स के लिए एक सफा, कोई एक सफा छोड़ा हो, बाद में चले बिजनेस में सिर्फ 7 लाख लिखा हुआ है ऊपर। तो प्लानिंग करके चलने कितनी जगह छोड़नी है, वरना शीटें मांग रहे होंगे, 7 वाला परेशान हो रहा होगा। फिर जो 7 वाले की नजर पड़ेगी सफे के ऊपर सिर्फ बिजनेस इनकम 7 लाख लिखी है, उसे समझ आ जाएगी, कोई ऐसे 10-15 चीजें और पकड़ाइए पागल है जी। इनकम कैपिटल गेन, अदर सोर्स, लो जी जगह बन गई, जगह तो है ही बनने के लिए। ओह, अभी तो डिडक्टेबल अलाउंसेस दिए ही नहीं थे, अभी तो फॉरेन टैक्स रेट दिया ही नहीं, अभी तो चैरिटी का टैक्स माफ ही नहीं किया कि प्रॉपर्टी इनकम आ गई सेपरेट ब्लॉक। अब मैं मजबूर हूं वर्किंग खोलने के लिए क्योंकि मेरे फॉर्मेट में इस वक्त जगह नहीं है, मैं तो फॉर्मेट में भी टोटल इनकम निकालने के चक्करों में हूं। मैं तो ज़कात वगैरह माइनस करूंगा, तो एकदम चलते सैलरी दी, बिजनेस दिया, कैपिटल गेन दिया, अदर सोर्स दिया, चलते एकदम इसने छलांग मारी, छाल ठप सेपरेट ब्लॉक। तो मैं मजबूर हूं वर्किंग ओपन करता हूं, वर्किंग में कर लेता हूं और वर्किंग में ओपन करके उसे छोड़ दूंगा जब तक कि फिर ये फिगर्स अपडेट ना हो जाए। तो बहुत लॉन्ग जंप मारी है इसने प्रॉपर्टी इनकम देके, वो इधर से इधर खड़े थे, उठा के इधर फेंके, वो स्नेक की गेम में, इससे आगे वापस यहीं पे सेपरेट ब्लॉक। वर्किंग नंबर 3, लेकिन इसका नाम इनकम प्रॉपर्टी मेरा नहीं ख्याल रखना चाहिए क्योंकि हमें इनकम प्रॉपर्टी नहीं चाहिए होती, किसके रेट अलग है, हमें क्या चाहिए होता है टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो मुनासिब है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की हेडिंग ना दें, दे भी देंगे वो नंबर नहीं कटेंगे, हेडिंग ही सही दें, टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ओके, रेंट फर्स्ट 6 month, नॉन कजन
जी। नॉन कजन से कितना कराया है? 50,000। जी कितना? 3 लाख। लास्ट 6 months कजन हायर ऑफ एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट। एक्चुअल फेयर मार्केट रेंट। मार्केट का बंदा अगले 6 महीने के कितने दे रहा है? 55। इसलिए ये लाइन दी हुई थी। मार्केट का बंदा अगले 6 महीने के कितने दे रहा है? क्या मैं कह सकता हूं कि पुराना बंदा जो अगले 6 महीने के पैसे बढ़ा रहा है तो वो मार्केट रेट पे निगोशिएशन कर रहे हैं हमारे से? क्योंकि पुराने के साथ हमारा रिलेशन नहीं दिया हुआ, इसलिए पुराने बंदे के रेट को मार्केट का रेट समझा जा सकता है। आप बताएं लॉ मेकर क्या कहेगा कि तुझे मार्केट का बंदा 55 दे रहा था, तू पागल है 48 में दिया? तो मार्केट का बंदा 55 मार्केट के हालात देख के दे रहा होगा ना। उस इमीडिएट विसिनिटी में 55,000 के घर मिल रहे होंगे इससे, तो उसने कहा यार इसी का 55 दे देता हूं। मैंने माना वाजे तौर पे इस सवाल में आई कैप ने नहीं लिखा था, लेकिन बस थोड़ी सी अकल लगानी पड़नी थी, थोड़ी सी अकल लगानी पड़नी थी। कुछ लोगों ने लगा ली होगी, कुछ ने नहीं लगाई होगी। अब मेरे ख्याल से इज इक्वल टू करने की जरूरत नहीं है, टाइम सेव करते हैं। 48 वाला हायर आएगा 55 वाला, तो डायरेक्ट 55 पे 6 लगा के 3, वरना इनर कॉलम यूज हो सकता है, फिर हायर बाहर जाएगा 300। तो यहां तक आपके पूरे मार्क्स चल रहे हैं। गुड। मुस्कुराना नहीं होता, शर्मिंदा होना होता है ऐसे मौके पे। साथ वाले का जैसे मूड होता है आ जाता है, पता नहीं किन चक्रों में क्या कर रहे हो। ओके, दाएं वाले को देखें, इसी तरह शर्मिंदा होगा, ऐसे नहीं होगा वो। ओके जी, रेंट नंबर 2, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। अच्छा जी, न्यू से कितनी आई? न्यू से माइनस ऑलरेडी टैक्स्ड। नहीं 16 का 3 नहीं लग सकता क्योंकि नए से आए ही नहीं पैसे, तो माइनस ऑलरेडी टैक्स क्या करें? अब पुराना जा रहा है, तो आपको कहा था जब पुराना जा रहा हो सिर्फ, तो जाने वाले साल में क्या करना है? जरा 16 को 2 पढ़े, पढ़ लो 16 को 2। बात मान लिया अगर। पेज नंबर 189। 16 का 2, पेज नंबर 189। Where an amount which is not adjustable against rent is refunded by the Malik to the Kiradar on termination of tenancy, पुराने से टर्मिनेट हो गई, before the expiry of 10 years, हाँ 2 साल बाद ही छोड़ के चला गया। No portion of amount shall be allocated to the year in which it is refunded or any, ना उस साल इनकम में कुछ ऐड होगा ना उससे अगले सालों में। बता दें जी आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, नॉन एडजस्टेबल। अगर नया लेके आता पैसे, फिर पुराने का ऑलरेडी टैक्स माइनस करते, 3 नहीं लग सकता क्योंकि नया पैसे ही नहीं लाया, नया सिर्फ खुद आया, पैसे नहीं लाया। अच्छा, आप लोगों ने टेस्ट में सवाल पढ़ा हुआ है, आगे है कोई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी? नहीं है, चलो ठीक है, लगे आते हैं इसको फारिग करें फिर। But साहब, but it is income. It is not tax. It is income. Okay, tax. पेज नंबर बताएं। पेज नंबर 180
जी आए भाई 188 पे। हाँ बोले 6,30,000 प्लस 10% ऑफ जी 23,000। ओके नेक्स्ट। इसको पता है कहाँ प्लॉट करना है? 23,000 को इधर छोड़ दें, इसको यहाँ लिखना है 23,000 को। बट हम अभी यहीं पहुंचे हुए हैं। देखें हम अभी काला शिकागो हैं, पिंडी दूर है। ये चक्री के पास जाके इसे प्लॉट करेंगे। ये पिंडी है, ये लाहौर है, ये पिंडी है, ये चक्री है। हम अभी काला शिकागो हैं। चलें जी आगे बढ़े, सुखेगी की तरफ आगे बढ़े। पॉइंट H he sold a plot। जी ये प्लॉट सेल करना जो है, प्लॉट या प्लॉट, प्लॉट, ये प्लॉट सेल करना किस सफे पे लिखा हुआ है? जरा पेज नंबर खोलें 201। थक तो नहीं गए जाए में जाके? ओके पेज 201। ₹25 की बोतल की बजाय ₹25 का सेब खाया करें। बहुत बड़ा जुल्म करें आप अपने साथ। ₹20 के लेस की बजाय 15-20 रुपए के केले खरीद लिया करें। कुछ सही चीजें खाया करें। देख लें साथ वाले ने क्या हाल किया हुआ अपने चीजें खा खा के। ओके खोलें जी सफा सफा बताएं। अच्छा he sold a plot for 35 lakh which was inherited from his dad 8 months back। fair market value of plot at the time of inheritance was 15 लाख। अच्छा जी अब आप मुझे ये बता दें कि प्लॉट का होल्डिंग पीरियड कितना अरसा है? लेस देन। अच्छा जी ओपन प्लॉट है या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है? ओपन प्लॉट होगा। 3A लगेगा 3B? 3A ओपन प्लॉट है। 3A page 201 the amount of any gain arising on disposal of being an open plot shall be computed as follows where holding period of plot does not exceed 1 year। A गेन A पूरा 3/4 नहीं होगा गेन पूरा आएगा। अब नीचे आए लगे हाथों टैक्स भी साथ ही। The tax shall be calculated on open plot at following rates where the gain does not exceed 5 million। बिल्कुल गेन 5 मिलियन से कम है तो रेट कितने % लगेगा? 5%। वर्किंग नंबर 4 टैक्स ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लॉट। ब्रैकेट में सेपरेट ब्लॉक, पेपर में नहीं लिखना है इसे, ब्रैकेट में समझने के लिए। ब्रैकेट में सेपरेट ब्लॉक टैक्स ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लॉट। अच्छा जी गेन जी 2 मिलियन। टैक्स 2 मिलियन इंटू कितना? ये भी इधर आना है इसलिए भी इसको प्लॉट नहीं करेंगे, वेट करेंगे। तो G और H के लेफ्ट पे लिखते हैं सेपरेट ब्लॉक ताकि याद रहे।
SB, समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा आज? ये सारी बातें आपको पता है, सारी पता है, बस थोड़ी थोड़ी अप्लाई हो रही हैं। Creative was a Vela person. He did so many things in the year that he made us mad. Point आई, क्रिएटिव होने की कीता है तू कहने दसना। He redeemed, redeem का मतलब होता है sold. He sold 4000 यूनिट्स ऑफ एन ओपन एंड म्यूचुअल फंड। इसी LSI कैप को यूज नहीं करना चाहिए था। ये जरा सिक्योरिटीज के चैप्टर में जाएं। पेज नंबर 203। ये पॉइंट 3 देखें सफे के दरमियान में, नोट 1, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड ऑल्सो फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ। वो जो ऊपर म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है ना, वो कुछ और है, वो आपके सिलेबस की चीज नहीं है, उसे शायद काट दें। वो जो ऊपर एक म्यूचुअल फंड है, हाँ उसे काट दे। वो म्यूचुअल फंड की बात हो रही है, जो इदारा है ये है कि मैंने किसी म्यूचुअल फंड के शेयर खरीदे हुए हैं। समझा दिया ना मैंने बात? ओके। अच्छा, नोट एथले वाला नोट भी थी ना, नोट 1, नोट 5 होगा ना आपके पास मोबाइल। अच्छा, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड ऑल्सो फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। ये मिल गया, ऊपर वाला काट दें, ऊपर वाला कोई जरूरी नहीं है। अच्छा जी, चलो बुरा ना मनाओ, आप इधर देखो, मुस्कुराओ। अच्छा जी, सेल कितने के किए? एक्टिव रहो उसी तरह बोलो। अब फिगर से सेल कितने के किए? 4000 के सेल किए। मेरे भाई 4000 तो यूनिट्स हैं, 58.6 के सेल किए ऑन 31 मार्च। दिस यूनिट्स वर परचेज 15 मंथ्स बैक एट 50 पर यूनिट। भाई अब बात लंबी हो जाएगी, लेकिन ये बात आपके लिए जरूरी नहीं है। ऊपर जो लिखा हुआ है ना कि इन लोगों पे ये सेक्शन लगेगा नहीं, तो म्यूचुअल फंड एक इदारा होता है। म्यूचुअल फंड अपने शेयर्स बेचे, उसके पास भी कोई शेयर पड़े होंगे ना, वैसे ही इधर उधर के खरीदता रहता है। अगर वो शेयर बेचे उस पर ये सेक्शन नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैंने क्रिएटिव ने म्यूचुअल फंड के शेयर खरीदे हुए हैं तो फिर ये सेक्शन लगेगा, उसमें कोई मसला नहीं। ओके, 4000 shares of open and mutual fund at 58.6 per unit on 31 March. These are purchased 15 months back at 50 per unit, and Creative had claimed a tax credit of 40,000 on this investment. ये 15 महीने पहले खरीदे हैं और क्रिएटिव ने इस पे टैक्स क्रेडिट ले लिया था 40,000 का। भाई 24 महीने के अंदर अंदर आपने शेयर खरीद के बेचने नहीं होते। 24 महीने के अंदर अंदर अगर शेयर खरीद के बेच दें तो टैक्स क्रेडिट क्या होगा? उसकी जगह यहां है एड टैक्स क्रेडिट डिसअलाउड। यहां भी कर सकते हैं, टैक्स क्रेडिट जहां अलाउ हो रहा है उसी के नीचे एड टैक्स क्रेडिट डिसअलाउड। ठीक है, तो ना 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 ना, शेयर्स वाला मैंने कहा था अगले साल, जिस साल ये आपने ब्लंडर मारा उस साल एडजस्ट होगा। यासिर वाला सवाल कराया था आपको, तो जिस साल आगे जा रहा था उस साल एडजस्ट होगा। हाँ, वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में रेलेवेंट ईयर में जाकर एडजस्ट होगा। ओके भाई, अब इसमें दो चीजें हैं इस सवाल में। नंबर 1, एक तो शेयर बेचे हैं, उस पर गेन आएगा, वो गेन जाएगा सिक्योरिटीज में, सेपरेट ब्लॉक। दूसरा, शेयर 2 साल के यानी 24 महीने के अंदर अंदर बेचे हैं, उसकी सजा मिलेगी, टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ होगा। तो यहां दो बातें हैं। अब हम लिखेंगे सेपरेट ब्लॉक प्लस टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ, सेपरेट ब्लॉक प्लस टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ, दो चीजें होंगी। सेपरेट ब्लॉक इनकम होगी और टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ होगा। अच्छा जी, बेचे कितने के?
खरीदे 50 के, और कितने यूनिट्स? 4000। वर्किंग 5। टैक्स ऑन सिक्योरिटीज, जी गेन 50 माइनस इंटू जी इज इक्वल टू 34400 डबल अंडरलाइन टैक्स। पेज नंबर किताब का पेज नंबर किताब का 204 पेज पर। सवाल खामोश है तो मैं क्या एज्यूम करूं, ये खरीदे यकम जुलाई 16 से पहले होंगे या यकम जुलाई 16 के बाद? हम तो इस वक्त 20 में खड़े हैं, यकम जुलाई 16 के बाद खरीदे होंगे। अच्छा, अब रेट बता दें कितने परसेंट है, 15 या 0% तो उनके लिए जो यकम जुलाई 13 से पहले खरीदे। सवाल में तो रेट ऑफ परचेज दी नहीं हुई, तो लेटेस्ट वाले टेबल मेरे ख्याल से यूज कर लें। ये एज्यूम कर लेते हैं यकम जुलाई 16 के बाद खरीदे हैं। टैक्स एज्यूमिंग डेट दी नहीं ना उससे, एज्यूमिंग एक्वायर्ड बोले आफ्टर यकम जुलाई 16। लेटेस्ट वाला टेबल यूज कर लेते हैं, लेटेस्ट वाला। जी आप बता दें टैक्स कितने परसेंट? 15%। अच्छा, इस 40,000 को छोड़ें, इसे कल समझाऊंगा, अभी बात को सिंपल रखें। ओके नेक्स्ट। डोनेशन ऑफ donation of 70,000 was given to an approved organization। देखें इधर, इसके साथ लिख लें टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61, इसको भी देंगे वेट। डोनेशन हमने अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, सेक्शन 61 का टैक्स क्रेडिट। सेकंड शेड्यूल का उसने लिखा हुआ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो लिखा हुआ था वहां पे, वो कौन सी? फिर आप अजम्पशन ले लेते, लेकिन अप्रूव्ड से मुराद यही होगी कि उसने गवर्नमेंट से अप्रूव कराई हुई है। वो कौन सी अप्रूवल है? असल में अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन से मुराद मेरे भाई इधर होती है, आप निकालें सेक्शन 61। पेज नंबर अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन पेज 70। इसमें पेज 70 पे पॉइंट सी आ रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक लफ्ज आ रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब बात फिर फैल जाएगी। इसके बाद अब आपको आना पड़ेगा पेज नंबर 62 पे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन पे, जो मैंने नहीं पढ़ाई हुई। पेज 62 36 सफे के दरमियान नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन आ रही है। इसमें पॉइंट सी अंडरलाइन अप्रूव्ड बाय कमिश्नर। तो असल में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब अप्रूव हो जाती है तो उसको कहते हैं अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसने अपने आप को अप्रूव करा लिया है। तो जिनसे गलती हो गई पेपर में, अब आई कैप में इंशाल्लाह उनसे गलती नहीं होगी। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव करा ली जाए तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, इसलिए इसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा अंडर सेक्शन 61। नेक्स्ट, अभी मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा, फॉर्मेट में जगह नहीं है, अभी टाइम नहीं आया। क्रिएटिव कंट्रीब्यूटेड 819 अप्रूव्ड पेंशन फंड अंडर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल 2005। तो ये भाई टैक्स क्रेडिट मिलेगा
62 का, 63 का, फिर भी मिलेगा नहीं। 30 जून 19 तक मैंने कहा था 30 जून 19 तक 20 को 22-24 करना बंद कर देना है। टैक्स क्रेडिट 20 वाला तो हमेशा के लिए अवेलेबल है। 30 जून 19 मैंने कहा था सीनियर सिटीजन्स को जो बेनिफिट था वो खत्म हुआ है, ये बेनिफिट तो अवेलेबल है 20% वाली कैलकुलेशन। ये समझ आई है बात की आप लोगों को? ये कह रहे हैं 30 जून 19 के बाद ये टैक्स क्रेडिट खत्म हो गया है। ये वाला टैक्स क्रेडिट नहीं खत्म हुआ 30 जून 19 के बाद, ये पूरा सेक्शन मौजूद। इसमें सिर्फ जो क्या कहते हैं, जो लोग होते थे सीनियर 40 से ऊपर, उनका जो 20-22 होता था, 22-24 होता था, वो वाली बात 2020 से खत्म हो चुकी है। बाकी बातें मौजूद हैं, सेक्शन मौजूद है अपनी जगह। ओके, डोनेशन ऑफ 50,000 वर पेड टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इन सेकंड शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। भाई ये आपको कहा था सेकंड शेड्यूल का लफ्ज जब आ जाएगा तो डोनेशन का आपने क्या लेना है, डिडक्टेबल अलाउंस। शौकत खानम वगैरह जो इदारों के नाम एक दफा पढ़े थे। He paid 1,05,000 as zakat and zakat on assurance, deductible allowance, dividend, final tax, dividend ये final tax। चलें जी, अब तरतीब से चलेंगे। हाँ वो भी मैं करूंगा, इसलिए मैंने इसको क्लोज नहीं किया। अभी फॉर्मेट में कुछ चीजें और हैं। ओके, टोटल इनकम, ये इनकम्स क्यों नहीं आई इधर? 630, 2 मिलियन, 34400, ये क्यों नहीं आई इधर? ये सेपरेट ब्लॉक है। 5613 टैक्सेबल इनकम। अब क्या करना है जी? सॉरी, टोटल इनकम है, मादरत। ये कौन सी निकल आई? अब क्या करना है? लेस डिडक्टेबल अलाउंस। ज़कात जी कितनी? रिवाइज्ड इनकम, इसके बाद कितना? 50558500 लेस डिडक्टेबल अलाउंस। किसका? डोनेशन का। ये टोटल गलत है। 540 ये वाला टोटल। ओके, लेस डोनेशन अंडर सेक्शन 61 नहीं, अंडर सेकेंड शेड्यूल जी। सफा खोलें इसका डोनेशन का, टैक्स क्रेडिट्स का आखिरी सफा, पेज नंबर 75 पे देखें, लोअर ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन जी। एक्चुअल कितनी है? या 30% ऑफ 5508,500 जी। कितना आया? क्या टैक्सेबल इनकम लिखा हुआ है? 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। 30% किसका लेना है? टैक्स। अभी आपके सवाल लेता हूं मैं। 30% टैक्सेबल इनकम जी, टैक्सेबल इनकम का लेना ना जी। 16525550 जी। 1652 और 50, इनमें से लोअर 50।
जी 5458 58 भाई अब अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि लॉ में लिखा हुआ है टैक्सेबल इनकम का 30% लेना है, तो टैक्सेबल इनकम तो निकली ही नहीं, तो उसका कैसे 30% लें? तो मैं उन्हें कहता हूं अब मुझे बता लेने दें। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि लिखा है टैक्सेबल इनकम का 30% लेना है, टैक्सेबल इनकम तो निकली ही नहीं, उसका 30 कैसे लें? तो फिर टोटल का तो 30 ना लेना, फिर इतना जुल्म तो ना करें टोटल का 30 लें। चलो कोई ज़कात है माइनस कर दे, अब इसका ले लें, गुजारा ही चला लेना, इसका ले लें, और क्या कर सकते हैं? अब कोई सवाल है तो पूछ लें, गुजारा चला लेना, क्या कर सकते हैं? तो टोटल में से ज़कात कम से कम माइनस कर दें, थोड़ी तो कम हो इनकम, फिर उसका ले लें 30%। टोटल का तो नहीं लिखा हुआ उसने 30 टोटल। हाँ अगर ये होती ना ज़कात फिर तो मजबूरन टोटल का ही लेना पड़ता। क्या खाली 50 माइनस कर दें, कंपैरिजन ना करें? कंपैरिजन तो करना जरूरी है। असूली तौर पे टैक्सेबल इनकम का लेना है लेकिन वो भी अवेलेबल नहीं, तो मजबूरन ज़कात माइनस करके जो इनकम आई है उसका ले लें, मिड वे निकालें। जी और कोई सवाल? फॉर्मेट पे रहें, क्या करना है आप? टैक्स, नॉर्मल टैक्स रिजीम का ग्रॉस, वो जो पेज बड़े बड़े वाले, अच्छा आमतौर पे ना आईकैप में कभी कभी दो रिक्वायरमेंट्स अलग अलग आती हैं। कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम खत्म होगी, अब टैक्स, अब न्यूमेरिकल का समझे पार्ट बी शुरू हो गया, लेकिन इसमें है नहीं पार्ट बी अलग से। अब टैक्स निकालने वाले साइड पे आ जाए। नॉर्मल ये 4 है, ग्रॉस का मतलब अभी टैक्स क्रेडिट नहीं दिए। चलें जी बोले, पेज 34 पे जाएं। ओहो सैलरी भी है, एक काम करें कैलकुलेटर पे लिखें 5458,500, लिखें 5458,500, इस पे लगाएं 75%। जो भी जवाब आया सैलरी उससे कम है तो क्या करें? बोले दोबारा सारे लोग करें 5458,500 इंटू 75%। क्या जवाब आया? 409। अब इसको कंपेयर करें सैलरी से, अगर सैलरी ज्यादा होती तो और बात थी, अब सैलरी इससे क्या है? कम है। तो अब बता दें टेबल 1 लगने टेबल 2। टेबल 2 का पहली लाइन पढ़े, वेयर द इनकम ऑफ इंडिविजुअल अंडर सैलरी एक्सीड 75%। हमारी एक्सीड तो नहीं कर रही, फिर इधर आ जाए वापस टेबल 1। चलें जी लगवाएं 620,000 प्लस ऑफ 158 10 अब आप सवाल पूरा पढ़ चुके हैं। यू आर सपोज टू स्टिक टू दी फॉर्मेट ऑफ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के फॉर्मेट से ऐसे जोड़ना है जैसे शहद की मक्खी शहद के छत्ते के साथ जुड़ी होती है। टैक्सेबल इनकम निकल आई, ये टैक्स भी निकल आया, भेरा पहुंच गए हम। अब हमें टैक्स क्रेडिट्स देना शुरू करने हैं।
टैक्स क्रेडिट्स। पहले कौन सा देना है, फिर 61, 62, 63। ओके, लेस, अभी तक आपका सारा सही जा रहा होगा, पूरे नंबर। अच्छा जी, लेस फॉरेन टैक्स क्रेडिट, लोअर ऑफ, वर्किंग रहने दे, वर्किंग सी लुट में जानी है, वर्किंग सी बारात लानी है। फॉरेन और पाकिस्तानी जी, फॉरेन टैक्स पेड बताएं कितने, सवाल में गिवन होगा, वो ऊपर छोड़ के आए थे आप, 120,000। या पाकिस्तानी, वो कैसे निकालना है, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, जैसे ए ओवर बी होता था, इनटू नेट फॉरेन सोर्स इनकम, याद होगा थोड़ा थोड़ा। कैपिटल गेन चाइना बिजनेस एथोपिया, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल साथ करते रहा करें, कहा था ना आपको, कहा था, पता नहीं किए थे या नहीं। मल्टीप्लाइड बाय 7 लाख, यही है ना फॉरेन सोर्स इनकम। एवरेज रेट निकालना होता है, देखें एवरेज टैक्स निकालना होता है। पाकिस्तान की सारी इनकम्स, पाकिस्तान की सारी इनकम्स पे सारा टैक्स, तो फिर बाहर की इनकम पे कितना टैक्स छुपा है उसके अंदर, प्रोपोर्शनेट करके निकाल लें। कैपिटल गेन चाइना बिजनेस एथोपिया रिवाइज कीजिएगा इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम। जी, ये थोड़ा सा वाइड चला गया, जाना नहीं चाहिए था, सॉरी 7 लाख, 13562, व्हाट इज लॉ, जी साथ को रखा है कैलकुलेशन के लिए 9 7 ओके, कहां तक पहुंच गए हम, फॉरेन टैक्स रेट दे दिया, फाइनल टैक्स एंड पे आएगा डिविडेंड, फॉरेन टैक्स रेट दे दिया। अब कौन सा टैक्स रेट देना है, 61 to 63, लेस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन A over B into C, where A is 1093 लेने। कैपिटल गेन चाइना बिजनेस एथोपिया वाला सवाल प्लीज जाके कर लें, 937550, 937550 डिवाइडेड बाय 5458 5458500। अच्छा जी, मल्टीप्लाइड बाय सी, वर्किंग की जरूरत नहीं, सी इज लोअर ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन कितना, या 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम।
तो 30% लेने की जरूरत नहीं, बहुत हाई आएगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 70,000 से। जी बोलें जी, ये फिगर देखी लग रही है ना, टेस्ट में आई थी 12023 12023 आई थी टेस्ट। लेस टैक्स क्रेडिट, बोले 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 बोले, अंडर सेक्शन 63 A over B into C, whereas B is and C is lower of। वॉलंटरी पेंशन सिस्टम में कितने पैसे जमा कराए हैं? या 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। 5458,500। लोअर क्या आया? 890,000 मल्टीप्लाइड बाय 890,000। जी बोले 152866, बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है। 152866, दो टैक्स रेट निकला है हमारे, एक सेक्शन 61 वाला और एक सेक्शन 60 और एक फॉरेन टैक्स रेट, तीन टैक्स रेट हमारा निकला है। ओके, अब सारे टैक्स रेट्स माइनस करके इसका नाम क्या बनेगा? टैक्स नॉर्मल टैक्स रेजीम नेट। नेट ऑफ व्हाट? नेट ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। ओके, I am supposed to do a subtotal here, but you cannot see at end. Therefore, I am doing the subtotal here. Oh, ये नहीं मिटाना था, ये नहीं मिटाना था। ये कितना था? ये 20। ये क्या था? टैक्स किस पर? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पर। ये नहीं मिटाना था, मैंने व्हाइट बोर्ड से नहीं मिटाना था, अभी मिटा दूंगा। अच्छा जी, टैक्स बोले नॉर्मल टैक्स जो आ रहा है नेट, यानी इसमें से ये दोनों माइनस करें। 772661। आपने यहां लाइन लगाई होगी, आपके तो उसी सफे पे चल रहा होगा ना, आपने यहां लिखा होगा 772661। इस सारे काम के क्रिएटिव से कितने पैसे लेंगे? 10 घंटे में हो गया काम। ओके, अच्छा जी, टैक्स एनटीआर आगे क्या करना है जी? ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। टैक्स रेट डिसअलाउ एंड पे करना है, अभी भी हो सकता है, खैर है। ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। नंबर 1 इनकम फ्रॉम, नंबर 2 डिस्पोजल ऑफ प्लॉट, नंबर 3 सिक्योरिटीज। 1 2 3 ये 3 सेपरेट ब्लॉक इनकम्स हैं। वर्किंग नंबर 3, वर्किंग नंबर 5, ये प्रॉपर्टी का टैक्स
23,000। इसका टैक्स इसका टैक्स इन तीनों के सब टोटल की वैसे जरूरत नहीं है, करना है तो कर लें सब टोटल। 9 इन तीनों का सब टोटल 128,160। Add tax on डिविडेंड। डिविडेंड का टैक्स बताएं। इनकम बोले, इनकम 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 1 और डिविडेंड का रेट जी बोले 22,500। ले जी, अभी सवाल टू बी कंटिन्यूड है। एक टैक्स क्रेडिट हमने डिसअलाउ करना है, वो मैं कल कर दूंगा। टोटल टैक्स, अभी 2-3 चीजें और नीचे रहती हैं। 15,660 टोटल गलत है। ये 9,233,21 देखे ना भाई। ये देखें A B C, A प्लस B प्लस C, 3 किस्म के टैक्सेस है ना। टू बी कंटिन्यूड। अस्सलाम वालेकुम। क्लियर?